एक आदमी जो सफल, जो बाप रे बाप कहता है, वो टीवी में आकर और पता नहीं कितने पुरस्कार बटोर रहा है। दैट्स अ स्कूप ऑन द टेलीविजन सीरियल्स, यू नो, वन ऑफ दीज, ये जो शोज होते हैं उन पर वो बाप बाप वही कर रहा है अपनी बीवी के साथ। और जो दूसरा है कि वो दमन निखार वाकई बन गया है हीरो, और वो कह रहे हैं कि साहब ये जो लड़का था ये यहाँ घुमा करता था। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे जो उसमें रेशे हैं वो इस तरह से गूंथ दिए गए हैं कि वो एक आपके सामने एक पूरा अनुभव संसार है जिसको आप आनंद के लिए पढ़ें। उसमें से अगर आप, जैसा कि अमिताभ चाहते हैं कि इस पूरा हमारा जो मौजूदा समाज है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग भी हासिल कर सकें, तो वो तो और भी अच्छी बात है। उसमें मेरा ख्याल है कि प्रचंड का जो प्रयास है ये और भी मतलब उन अर्थों में सफल होगा जिन अर्थों में एक उपन्यासकार को सफल होना चाहिए। न सिर्फ ये कि उसकी कितनी प्रतियां बिक गई, बल्कि वो कितने लोगों तक, कितनी दूर तक अपनी बात पहुंचा सका। तो मैं चाहूंगा कि एक अंश आप और सुने और उसका भी आप देखें, ये तय करेंगे कौन सा सुनाएंगे। गुल फैक्ट्री की महान दास्तान भाग ऐसा। मोनू निगम और परमानंद जी के रोचक कारनामे, जो इसे पढ़ेगा वही इसके मजे ले सकेगा। मोनू निगम सीटी बजाते बजाते गुनगुनाते गुल फैक्ट्री पहुंचे। तरंग ने शरारत से कहा, मोनू निगम जी जरा आप तेरे लिए साहिबा गाकर सुनाइए ना। मोनू निगम जी तभी तो बोले, ये कौन सा गाना भाई, हम तो कभी सुने ही नहीं। चौबे जी आप सुने हैं? चौबे जी शरारत समझ कर तरंग को घूरते हुए बोले, सुने हैं हो, मस्त गाना है वो, लेकिन मोनू जी आप ये जिंदगी उसी की है, गाकर सुनाइए ना। मोनू निगम हंसने लगे। फिर चौबे जी ने गाना शुरू किया, तू जो हाँ कहे तो बन जाए बात भी, हो तेरा इशारा तो चल दूं मैं साथ भी। ये लाइन बहुत ही सुर में गाया गया, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं। लेकिन अगली लाइन बहुत ही तेजी से गाया, तेरे लिए साहिबा नाचूंगी मैं गाऊंगी, दिल में बसा ले तेरा घर भी बसाऊंगी, कर दे प्यार का सगुन, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। तरंग के सामने अब गाने का रहस्य खुला। तभी नवनीत बगल के रूम से निकलकर बाहर जाने को हुआ। उसने कहा, चौबे जी क्या आप होम्योपैथिक दवाई खाते रहते हैं? बताइए जनाब क्या है? नहीं बताइएगा, गुप्त रखना चाहते हैं। हम समझ गए, चौबे जी का गुप्त रोग। बेटा मोनू तुम फिर शुरू हो गया, तुम्हारे यहाँ आना बंद करवा देंगे, समझे ना। और तरंग अब तुम, मोनू निगम जी तुम्हारे लिए स्पेशल ये जिंदगी उसी की है गाएंगे। मेरे लिए क्यों? तरंग ने पूछा। नवनीत ने धौं जमाते हुए कहा, तुम ही तो सुबह सुबह ये गाना गाते हो, मेरा भी नींद खराब करते हो। तरंग ने विरोध में कहा, ये तो इल्जाम है बाप। चौबे जी मुस्कुरा के बोले, बाप बोलना मेरा कॉपीराइट है, तुम नौटंकी बोल सकते हो, ऐसे बोलो ये क्या नौटंकी है। तभी परमानंद जी टहलते हुए आए। मोनू निगम में गले मिले और कहने लगे, नवनीत जी आप जाइए, काहे बेकार में लड़ाई करने लगिएगा। नवनीत को शायद देर हो रही थी, वो बाहर निकल गया। परमानंद जी बोले, मोनू जी चलिए आपको ऑफिस जाना है ना, हमको भी उधर से दशहरे का सामान लेना है, नीचे नानी बैठती हैं, उनको चाहिए, थोड़ा सा घर के लिए भी ले लेंगे। मोनू निगम और परमानंद जी निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद बाहुबली छात्रावास के पास मोनू निगम जी को याद आया कि कहीं फोन करना था। बगल में ही एक टेलीफोन बूथ था। जब दोनों फोन करने लगे तो एक भी जगह बात नहीं हो पाई। जब जाने लगे तो बूथ वाले ने कहा, भाई साहब आपके 2 रुपए। मोनू निगम झल्ला के बोले, क्या बात करते हैं आप, आपका दिमाग तो ठीक है, कहीं बात हुआ है? बूथ वाला बोला, हुआ ना, बिल उठाया तब तो मांग रहे हैं। परमानंद जी ने टोका, कहाँ भाई? वहीं पर एक लड़का फोन कर रहा था। इन बातों से वो थोड़ा परेशान भी हो रहा था। परमानंद जी ने थोड़ी देर तक बात करने के बाद उससे 2 रुपए दे दिए और मोनू निगम से कह दिया, आप 2 रुपए रख लो, इससे आप अमीर नहीं होने वाले, आपको ये याद रखना चाहिए कि गलत करने से कोई लाभ नहीं होता। महाकवि पंडित शशिधर शास्त्री अनुवाद में कोई गलती नहीं करते हुए लिखते हैं, यह कहकर मोनू निगम और परमानंद जी अपना बेचारा सा मुंह लेकर जाने लगे। उन दोनों की करुण अवस्था पर शायद टेलीफोन बूथ वाले को ग्लानि हुई। उसने उन दोनों को बाहर से फिर अंदर बुलाया। फिर वही बातें, नहीं महाराज ये आपका बिल किसी और का है, देखिए 255 पर हम लोग ये नंबर मिला रहे थे और जो इस चिट्ठा में है। आप सोचिए मेरा इतना बड़ा दुकान है, आपसे 2 रुपए के लिए झूठ बोलेंगे? वही तो आप कर रहे हैं, इतने बड़ों के आप ऐसा काम कर रहे हैं। मोनू जी जाने दीजिए, आप लोग हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। काहे का झूठा इल्जाम? 2 रुपए आप मार लिए और हम लोग को बोल रहे हैं महाराज। जो युवक फोन पर बात कर रहा था उसे कुछ तकलीफ हो गई। वो जनाब शायद अच्छी तहजीब वाले थे, इसलिए मोनू निगम जी की माता जी के शान में कुछ कहकर चुप रहने का इशारा किया। मोनू निगम जी जिनके रगों में अचानक राणा प्रताप का शौर्य जाग उठा,
ने अपनी बाईं भुजा को बिल्कुल पीछे तक घुमाया और पूरी ताकत से तहजीब वाले जनाब के गाल पर जड़ दिया। परमानंद जी बाद में सूचित करते हैं कि उन जनाब के गालों पर पूरे 5 उंगलियों के निशान कुछ ऐसे तस्वीर लेकर आए जैसे बसंत के दिनों में खेतों में सरसों की बालियां। पूरे चेहरे पर वो लाल 5 उंगलियां अलग ही नजर आ रही थी। जनाब पहले तो हक्के बक्के गए, फिर चिल्लाए, अरे बंद करो तेरे, दरवाजा बंद करो तेरे, मुनवा रे कहां मर गया? जाके सबको बुला के ले आ रहे बाहुबली से, हराम भी सलाद तो छूटते रहे ऐसे, अरे मुनवा चैन लेकर आ रहे, बुला रहे सबको है। अचानक टिड्डी के दल की तरफ बाहुबली से लड़के निकल कर आने लगे। सामने की सड़क जाम हो गई, टेलीफोन बूथ को बाहर से बंद कर दिया गया था और अंदर मोहन निगम जी की धुनाई चालू थी। जब काफी लोग आ गए तो टेलीफोन बूथ से दोनों को बाहर निकाला गया और फिर सब अपने बाहों और टांगों की कसरत करने लगे। बहुत देर तक मोहन निगम अकेले लोगों की लाल भूत से खाते रहे। परमानंद जी को लगा कि वो कैसे मित्र हैं जो अकेले दूसरे मित्र को पीटने के लिए छोड़ दिया। पाप उन्हें दुख दर्द विपत्ति सुख में मित्र बराबर के भागीदार होते हैं। ऐसे ही कुछ पवित्र विचारों के साथ परमानंद जी उस भीड़ में कूद गए। पहले परमानंद जी की शर्ट फटी, फिर उनके साइकिल का पहिया तोड़ दिया गया। चप्पल पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मोनू निगम जी ने प्रतिरोध करना भी छोड़ दिया और चुपचाप पिटते जा रहे थे। कुछ लोगों ने जोश में आकर पत्थर से सर फोड़ने लगे, पर तहजीब वाले जनाब को उन दोनों पर दया आ गई। दोनों बेचारे छोड़ दिए गए। मोनू निगम के बदन पर केवल चड्डी लज्जावर समाज बची थी और परमानंद जी के बदन पर पैंट। दोनों की आंखों के नीचे हल्के गाढ़े लाल दाग आ गए थे। दोनों बेचारे दुखियारे नंगे पांव, मोनू निगम लड़खड़ाते हुए और परमानंद जी दुखी मन से अपनी टूटी साइकिल लिए हुए चुपचाप चच्चा यानी आकाश कुमार जी की ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों ये है अल्पाहारी गृह त्यागी और आगे की कहानी जो है वो आप साहित्य के पर्दे पर देखिएगा। अभी तो ये एक शुरुआत है और हम अंत में मैं अपनी ओर से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जो मैंने प्रचंड से मिलते ही कहा, भाई अब अगर शुरू किया है तो इस काम को बढ़ाए रखना, क्योंकि जिस तरह का प्रोफेशन है प्रचंड का उसमें आगे और भी उलझने बढ़ेंगी और फिर ये देखना होगा कि आप साहित्य के लिए समय निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। गिरिराज और अमिताभ के लिए निस्बतन आसान है, वे अध्यापक हैं तो वहाँ एक सुविधा रहती है, लेकिन जिस जगत में प्रचंड है इस समय वहाँ धीरे धीरे कब्जा उस जगत का बढ़ता जाता है और आपके पास समय कम बचता है। तो मैं तो यही मनाऊंगा कि ये वो समय निकाल सकें, थोड़ा लिविंग डेंजरसली जिसको कहते हैं वो उस तरह से जिए और जो उन्होंने शुरुआत की है वो एक आगे उसको कई जो मंजिलें हासिल होनी है उस तक ले जाए। तो हमारी सबकी बधाई है प्रचंड को और आप सबको धन्यवाद देने के लिए आपके कुछ प्रश्न हो अगर प्रचंड के लिए या गिरिराज अमिताभ नील आपके लिए तो पूछ लें। I would like to Mr. Prachand, I tell you